बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको टॉपिक इसमें एग्जाम में आता है, बहुत बार हाई स्कूल में आता है, इंटर में आता है, 9-10वीं सब में आता है। तो समझते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मतलब कोई सेंटेंस दिया होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका, कोई सेंटेंस होगा, आपको लिखा होगा कि ट्रांसलेट इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस। तो कोई एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना होगा। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक से समझते हैं एक्टिव वॉइस होता क्या है या पैसिव वॉइस क्या होता है। ये सबसे पहले समझते हैं वॉइस ही क्या होता है। जैसे मतलब वॉइस बोला, वॉइस वॉइस क्या होता है? वॉइस होता है आवाज़। आवाज़ दो तरह की होती है, मतलब कोई भी सेंटेंस हम लोग दो तरह से कह सकते हैं। ख्याल रखना, आपको अर्थ नहीं बदलना चाहिए। एक्टिव वॉइस का अर्थ सेम होगा और पैसिव वॉइस का भी अर्थ सेम होगा। अब मैं बताता हूँ, हम कोई बात सीधा लिखते हैं, उसमें अगर महत्व दें हम कर्ता को, तो उसे वो होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्ता को अधिक महत्व दिया जाता है और पैसिव वॉइस में काम को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है? मैं। ये कर्ता पे फोकस ज़्यादा है। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, उस फोकस नहीं है, फोकस है मेरे ऊपर, मैं पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं? मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो फोकस मुझ पर होता है। जब फोकस कर्ता हो तो हमारा सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस। इसी तरह से अगर मैं इसे बता दूं, जैसे इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा बताऊंगा बाद में आपको। इंग्लिश इज टाट, कुछ रूल्स होते हैं बेटा सारे, है ना? टाट बाई मी। आप सोचोगे यहाँ पे टाट कैसे आ गया, ये टीच है, इस कहाँ से आ गया, इंग्लिश पहले क्यों आया, और बाई क्यों आया, और मी क्यों आया, ये सब क्या होता है? सारे रूल्स होते हैं, रूल वर्डिंग, बहुत सारे रूल्स हैं, उन्हें वन बाई वन हम लोग फॉलो करते हैं तब बन पाते हैं स्पेसिफिक, है ना? अच्छा, इसमें मैं इतना बता रहा आपको कि यहाँ पे आई टीच इंग्लिश बताया गया। सब लोग मतलब टेंस आते हैं, सिंपल, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सिंपल है ना? इसमें कर्ता मत दिया जा रहा बेटा। दूसरा वाक्य है इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इसकी हिंदी हो जाएगी अंग्रेजी की स्टार्ट पढ़ाई जाती है, बाय मी मेरे द्वारा, मतलब अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मैं तो अंग्रेजी में, अगर मैं इतना बोल दूँ इंग्लिश स्टार्ट बाय मी, अगर काट दूँ मेरे से तब भी समझ में आएगा। मतलब पैसिव वॉइस में ये क्या है, इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट ना इसका। अच्छा, आई हो गया करता, उसके बाद वर्ब आ गई। अब मेन वर्ब के बाद जो भी आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो मतलब ऑब्जेक्ट को महत्व दिया था। मैं इतना बता रहा हूँ कि मतलब जब महत्व दें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा, तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। और जब महत्वपूर्ण हमारा करता तो वो होता है एक्टिव वॉइस। में आ गया? तो समझ लिया एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। और दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। दूसरा बात क्या है, इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है ना, कोई दोनों मतलब सेम अर्थ, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम लोग सीखते हैं रूल्स क्या है, कुछ खास रूल्स होते हैं, वो दिखाते हैं। ठीक है, तो गाइस हम लोग देखने वाले हैं रूल्स। ठीक है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के रूल्स क्या हैं वो देखते हैं हम लोग सारे। तो जैसे मान लो कोई मैंने बात दिया, आपको सिंपल बात दे रहा हूँ, जैसे आई राइट एन एप्लीकेशन, मैं एक प्रार्थना पत्र लिखता हूँ, उसकी मिल जाएगी, है कि नहीं? अब इसे पैसिव में कैसे बदलेंगे, उससे कुछ खास रूल्स होते हैं, बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल बेटा, सबसे पहला रूल हमारा होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझो कि ऑब्जेक्ट होता क्या, सब्जेक्ट क्या होता, पता है? नहीं पता है? मैं सिंपल थोड़ा सा दे दूँ आपको। जो काम करने वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और जो एक्शन हो रहा था वो क्या होता है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब को जो बाद आता है बेटा वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इतना जानते नहीं जानते आप? चूंकि ये वाक्य है प्रेजेंट इन लिविंग टेंस का, तो इसमें अफर्मेटिव वाक्य में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये आई सब्जेक्ट हो गया, राइट मेन हो गया, और जो मेन वर्ब के बाद आता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो समझते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, कौन सा ऑब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ये जो लिखा हुआ है एन एप्लीकेशन, ये तो ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, सब्जेक्ट पहला रूल। दूसरा रूल देखो बेटा, दूसरा हमारा रूल है, एक टेंस में लिखना है आपको, अब देखो केवल आप ध्यान से पढ़ो, उसके बाद लिखना है। एक टेंस आगे की
आगे की हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे टेंस आने चाहिए सीरियल से। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, उसके बाद कौन टेंस आता है, उसकी सहायक क्रिया यूज होगी यहाँ पे। ये रूल हमेशा अप्लाई नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ दोबारा जैसे एक बार। जो प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना, उसके लिए अलग रूल होता है, फिर भी बहुत कम आता है। नॉर्मली हम लोग जाने कि एक टेंस आगे की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसका मतलब हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके बाद में सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूस की आएगी। मतलब इस वाले अगर इसकी बात करें तो इजी मार में से कुछ एक आएगा, ठीक है। हाँ, तो समझते हैं आगे। आपने समझा पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, पहला रूल। रूल नंबर सेकेंड, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हुआ कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कहाँ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, मतलब इजी मार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ गए। रूल नंबर थर्ड, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सुनो बेटा, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण रूल है, ध्यान दें इस पर। ये उसमें 30 के स्टार्ट कर दिया था, राइट है। सबसे पहले उसमें मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब है ना, ये जब भी पैसिव बनाओगे आप तो कोई भी मेन वर्ब हो वो हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, है ना। रूल 3 रूल हो गए। चौथा रूल ध्यान दें बेटा, इसमें आप चौथे रूल क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर, सब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। जैसे आई ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। इस तरह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय द्वारा वाक्य के अंत में लिखते हैं। जनरली, हमेशा नहीं, कुछ रूल एडवांस रूल वाले रूल होते हैं, नॉर्मली समझे। अब नॉर्मली क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करेंगे और जो सब्जेक्ट हमारा है उसे ऑब्जेक्ट बदल देंगे, पीछे लिख देंगे लास्ट में, अंत में। ये होता है, ये 4 रूल हो गए, लेकिन नहीं समझा गया आपको। अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे, क्या बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी क्या लिखा हुआ है, आई राइट एन एप्लीकेशन, समझते हैं। हमारा पहला रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वर्ब हो गई है, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसे बनाएंगे सब्जेक्ट। बना दें, जगह बेटा है नहीं यहाँ पे, मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ यहाँ पे, आर दिख रहा है आपको, ठीक। तो एन एप्लीकेशन, अब बाकी का पहला अक्षर कैसा बनता है, बड़ा बनता है, तो ये बड़ा हो जाएगा, एन एप्लीकेशन। ये मैंने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक। हमारा पहला रूल अप्लाई हो गया। और रूल नंबर सेकेंड, एक टेंस आगे की सहायक क्रिया लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। जब तक आपको पता नहीं टेंस कौन सा है, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो चूंकि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसका मतलब सहायक क्रिया में कौन सा आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का आएगी। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में सहायक क्रिया 3 होती है। इसे मार पंगा और हो गया, क्या करोगे आप बेटा, इधर देख, इधर देखो, लगातार देख रहे हो, मैं बताया ध्यान देखना है आपको, इधर देखना है, ध्यान देखो। एन एप्लीकेशन कर दिया, एन एप्लीकेशन एक है, एन माने एक होता है ना, तो मतलब 1% है। और जब भी 1% करता होता है तो सहायक क्रिया क्या आएगी, जाएगी। तो किस कर दिया मैंने, हमारे 2 रूल बन गए, 2 रूल अप्लाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं आता। हमारा थर्ड रूल कहता है हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन, यहाँ पे लिखना एक्शन हो जाके, जानते हो ना इतना। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो लिखने, ये होती है रिटन कर लिया, समझ आ गया। हमारा तीसरा रूल अप्लाई हो गया, ठीक। चौथा रूल बचता है हमारा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाय द्वारा वाक्य के अंत में जोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाय लगा ली बेटा, बाय में जोड़ते हैं। अभी सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और आई को ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबको पता होगा, मी होता है, माई नहीं होता है, माई होता है बेटा पॉजिटिव केस, मेरा, मेरी, मेरे होता है, ये मुझे, मेरे द्वारा इस तरह, तो मी हो जाएगा, माई नहीं होता, माई होता है पॉजिटिव केस, मी, इस तरह से, समझा गया। रूल सारे अप्लाई हुए, कोई दिक्कत है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। दूसरा रूल, एक चीज आए की सहायक क्रिया लगा ली, इस क्यों आई, क्योंकि 1% है। इसी क्यों आई, क्योंकि ये प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस है तो इट इज आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, नहीं होता है। इसके बाद में राइट की थर्ड फॉर्म लगा ली मैंने, रिटन, फिर बाई कर लिया, फिर आई का ऑब्जेक्ट म्यू उतार लिया, ये होता है। समझ गया नहीं सकता है, ठीक है। देखो आपको तो कैसे हम लोग देखते हैं रूल्स अपने सारे, है ना। देखो जैसे मान लो हम लोग टेंस वाइज पढ़ेंगे इसी बेटा, टेंस वाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर कोई भी एक्टिव वॉइस टेंस की है, एक्टिव वॉइस हमारा साधारण वाक्य होता है, ऐसा टेंस है तो उसका फार्मूला क्या होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका फार्मूला क्या होता है। सब टेंस के फार्मूले थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो जैसे मैंने कोई प्रेजेंट टेंस लिया तो सबसे पहले टेंस आता है हमारा अफर्मेटिव आता है, नहीं आता है। कोई भी टेंस सीखते हैं तो अफर्मेटिव सबसे पहले सीखते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसका फार्मूला होता है। पहले आपको वाक्य बता दूं फार्मूला कैसे होगा। वाक्य जैसे मैंने बोला, जैसे सी ड्राइव्स अ कार, इसमें ई ऐसा मतलब ऐसा है, आपने समझ लिया कौन टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, वैसे मैंने बताया कोई करता हो गया, सी ड्राइव क्या हो गया, मेन हो गई। इसके बाद जो आता है वो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ड्राइव मेन होती है, ये सब्जेक्ट आप पहले से ही जानते हो, और रूल अप्लाई कर दो, और कार ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देंगे उसे, है कि नहीं। दूसरा एक चीज आई सक्रिय वो लगा देंगे, वो तो पता है आपको। अब मैं सीधा फार्मूला लिख रहा हूँ, उसे ध्यान दें। फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है उसे पहले ले आएंगे, मतलब सब्जेक्ट बना देंगे इसे। इतना समझदार हो ही नहीं हो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा बेटा, इसके बाद में ये वाला ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा। रूल पहले अप्लाई हो गया। दूसरे क्या करते हैं, एक टेंस आए की सक्रिय लगाते हैं। तो कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके आगे सक्रिय 3 होती है, तो हमें तीनों लिख देना, तीनों इज एम आर जवानली। तो मतलब तीनों सक्रियाँ लगेगी कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता सिंगुलर है हमारा तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, प्लूरल है देन विल यूज आर, इस तरह से। इसके बाद में तीसरा रूल क्या था हमारा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे एम बी थर्ड फॉर्म कर लो। इसके बाद में क्या करते हैं, बाई द्वारा क्या करते हैं, सब्जेक्ट को आप में जोड़ते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये जो सब्जेक्ट है, कोई बात मान लो सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना के करेंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मतलब ये वाला एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई करोगे आप तो पैसिव वॉइस बन जाएगी। समझ रहे हो, पहले आप समझिए कि पहले कर्ता को आगे लाते हैं, एक चीज आगे की सक्रिय लगाते हैं, एम की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे अप्लाई कर लें, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, आपने समझ लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, ये वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या करोगे आप, ये बड़ी आ जाएगी, है कि नहीं। कार, चूंकि कार ए कार मतलब एक कार, तो इज मान में से मैं क्या यूज करूँगा, इज हो गया। हमारे 2 रूल हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया, इज मान में से एक हो गया। अब एम की थर्ड फॉर्म, एम यहाँ पे क्या है बेटा, ड्राइव, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन होती है। ड्रिवन हो गया। इसके बाद में बाय लगा दूंगा मैं, बाय कर दिया। इसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है इसे लगाना है, कैसे, इसका ऑब्जेक्ट बना के। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है ना, तो यहाँ मैंने हर लगा दिया। कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ गया, ठीक है। अब मैं आपको ठीक है लिख लो, आप लिख लो, तो डाल लो। आप हम लोग समझने वाले निगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस निगेटिव होता है तो क्या करते हैं कि उसका फार्मूला देख लेना। निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, पहले लड़के थपड़े आने यार जी मानने वाले ऐसी बात है। हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। आपने अभी देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, है कि नहीं। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में हम लोग सक्रिय के बाद नॉट लगाते हैं, एक्टिव वॉइस में बिल्कुल सेम इसी तरह से जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट आ जाएगा, सेम। समझाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल मान लो बेटा है जैसे सी डज नॉट कुक द फूड, सी डज नॉट कुक द फूड। नेगेटिव भी होता है, जो सक्रिय के बाद तब भी नॉट आता है, हमारा नेगेटिव हो गया। अगर ऐसा सेंटेंस हो तो क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा,
वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इसके बाद में आप यहाँ पे सब्जेक्ट बाद आई है हेल्पिंग वर्ब, तुरंत ही वही हेल्पिंग वर्ब अप्लाई कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? EGMR, EGMR। चूंकि यहाँ पे डज के बाद नॉट आया, सेक्रे बाद नॉट आया, तो इधर भी सेक्रे बाद नॉट आ जाना है। सेम कुछ मतलब कुछ है नहीं उसमें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा बस। ऑब्जेक्ट प्लस इट इज आएगी सेक्रिया प्लस नॉट प्लस एमई की थर्ड फॉर्म प्लस वही बाई करते हुए वाले अप्लाई सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के करेंगे, ठीक है हो जाएगा। अब इसी अप्लाई कर दो, इसी इसमें देखिए सी डज नॉट कुक द फूड, तो सी हो जाएगा करता आपका। डज नॉट, डज क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज नहीं है, नॉट हमारा नेगेशन वर्ड है, कुक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब बाद जो आता है वो क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट हमारा है। कर दो अप्लाई। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ये ऑब्जेक्ट द फूड दिख रहा आपको, द फूड हो जाएगा। और कोई भी ये द फूड जो होता है ना, क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो क्या करूँ इसमें? इज लगा दो, इज कर दिया मैंने इज। इसके बाद में यहाँ पे सेक्रेट नॉट आया, तो इधर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा, तो कर दो यहाँ पे नॉट, द फूड इज नॉट कर दिया इतना। इसके बाद में एमई की थर्ड फॉर्म कुक होती है मेन वर्ब, तो इसमें थर्ड फॉर्म करते हैं तो ईड लगा देते हैं, कुक, बस इतना कर लिया आपने। इसके बाद में बाई आ जाएगा, इसके बाद में जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर, बस ना करो। तो 3 हो गया स्टार्ट। तो करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या पता है आपको? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब को वाक्य में सबसे पहले लाते हैं, है कि नहीं? हिंदी में क्या होता है? हिंदी में वाक्य क्या से शुरू होता है बोला बात, तो कैसे बनेगा समझाता हूँ। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करता है? सेक्रेट पहले आती है। जैसे मैं एग्जांपल दिया मैंने, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। इंट्रोगेटिव वाक्यों में लास्ट में जो इंट्रो जो मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, बहुत जरूरी होता है कि नहीं? सेक्रेट पहले आएगी, इसे कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताऊँ आपको, आप लोग समझे? इसमें हेल्प वर्ब पहले आती है एक्टिव वॉइस में, अब तो उसका पैसे बनाएंगे ना, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ये अप्लाई जरूर करें अप्लाई। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? इसे मार हमारी हेल्प ये आएगी ना, इट आगे, तो ये सबसे पहले करती है इसे, प्लस वही रूल हमारा अप्लाई कर देंगे, ऑब्जेक्ट आएगा पहले। ऑब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट बना के करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, अब तो आज समझ आ गया नहीं समझ आया अभी तक? बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के जोड़ते हैं, और प्लस अब ख्याल में क्वेश्चन मार्क आएगा, उसमें आता है, आप आते ही होगा। ये अप्लाई करेंगे। इसमें दिया गया डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू पहले आया, इधर आप लोग सेक्रेट पहले करेंगे। ख्याल आपको इतना करना है, EGMR में से कौन कैसे आएगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ये इस पे ऊपर निर्भर करता है। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा। अगर आई यहाँ पे बनना है, अगर मी मान लो यहाँ पे आई बनाएंगे उधर, तो एम पहले आ जाएगा। तो चूंकि ये क्रिकेट क्या है, एक क्वेश्चन है, बहुत से बताओ। कोई भी गेम क्या होता है? एक होता है, एक क्वेश्चन होता है, तो हम लोग सेक्रिया क्या कर देंगे यहाँ पे? क्रिकेट के अकॉर्डिंग, क्रिकेट चूंकि एक क्वेश्चन है तो हमारी सेक्रिया इज हो जाएगी, इज, फिर ये आप क्या देंगे यहाँ पे? इज क्रिकेट कर लिया। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? प्लेड हो जाएगा, वेरी गुड। इसके बाद में बाय लगा देंगे, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, बस। इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क लगाना आपको। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक समझा गया आप? ठीक है, आगे और समझो, थोड़ा और समझो, ध्यान दो पर। ये आपको समझ आ गया इसी तरह से? ठीक, मैं को दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ डबल इंट्रोगेटिव का। मान लो आपको इसी तरह लिखा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरी रीडिंग डालनी है। यहाँ पे क्या सिंगल है ना, बता रहा हूँ आपको, मतलब समझ लेना, आप लोग समझदार काफी हो। यहाँ पे डाल देना आपको डबल इंट्रोगेटिव। अब बेटा क्या होता है डबल इंट्रोगेटिव में, हम लोग क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं और इंग्लिश में वो इंट्रोवर्ट वाक्य में सबसे पहले दिया होता है। सपोज, एक मिनट के लिए सपोज करें आप लोग, यहाँ पे लिखा हो डू यू प्ले क्रिकेट। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, काम करता हूँ आपको, ये काम करता हूँ, ये डबल इंट्रोगेटिव रहने दो, समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जैसे मैंने किया, ये डू है, डू तो डू बना रहेगा। जैसे मान लो मैंने कर दिया वेन, अब हमारा टेंस कौन सा बन गया है, डबल इंट्रोगेटिव बन गया। उसमें क्या होती है, सबसे पहले इंट्रोवर्ट आता है, सक्रिया आती है, कर्ता आता है, क्रिया आती है, इस तरह से नहीं होता है, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब ऐसे वाक्य की पैसिव कैसे बनाऊं बताएं, बहुत अधिक आसान है। जो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव फार्मूला होता है, सेम फार्मूला ये रहेगा। अभी आपने इस वाक्य में मैंने क्या किया बताओ, इस वाक्य में मैंने केवल वेन को पहले लगाया, इंट्रोवर्ट पहले लगाया, तो उसमें इंट्रोवर्ट पहले आता है। इसी तरह से सेम जब उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इधर भी सबसे पहले क्या आएगा, इंट्रोवर्ट आएगा, बस पूरा फार्मूला सेम रहेगा वैसे ही। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, इंट्रोवर्ट पहले आएगा, डब्ल्यू वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, सेम इस तरह बन जाएगा। तो इस ग्रेड आया, इज आया हुआ है बेटा, पैसिव वॉइस में इज आया हुआ है, तो इससे पहले यहाँ पे वेन आ जाएगा। कॉल आ रही है मेरे लिए, कॉल आ रही है, कौन शुरू करते हैं, तो यहाँ पे वेन पहले आ जाएगा, ठीक है, बंद करने के बाद। गाइस नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। समझाता हूँ, जैसे कोई बात मैंने बोला आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ, ये हमारा ऑपरेटिव वाक्य है कि नहीं। तो आप लोग बोलो मैं क्या करूँ बताओ। आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है बेटा, कॉल क्या है, मेन वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले, अच्छा मैं समझा दूँ, एक बार प्रैक्टिस बाद में करते हैं, पहले समझा दूँ और सही दोबारा इससे समझ लें। ये हिम जो होता है ना, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर ही हो जाता है, पता नहीं बता ही। इसके बाद क्या करते हैं, एक चीज आगे की सक्रिया लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही बेटा क्या 1% ऑप्शन है, 1% तो क्या आएगा, ही जाएगा। वेरी गुड, ही इज कॉल्ड की तरफ क्या होती है, ही इज कॉल्ड। इसके बाद क्या करूंगा मैं, आई का मी, बहुत बढ़िया। दूसरा सेंटेंस दिया मैंने आपको नेगेटिव इसका, जैसे मैंने दिया आई डोंट कॉल हिम, मैं उसे नहीं बुलाता हूँ, तो क्या करोगे आप, वेरी गुड, ही, एक क्वेश्चन है इज नॉट, बहुत बढ़िया। नॉट क्यों आया, क्योंकि नॉट इधर जुगत नॉट आया, तो नॉट आ जाएगा इसके बाद। ही इज नॉट कॉल्ड बाई मी, क्या बात है, हीरा लोगों कहाँ रहते तुम लोग, आगे इसका इंटरव्यू बनाता हूँ। डू आई कॉल हिम, बेटा हमारा वाक्य है, बोलो ये हमारा वाक्य है सिंगल इंट्रोगेटिव। डू का प्रयोग पहले किया गया, आप लोग सक्रिया पहले लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इज, वेरी गुड, इज ही कॉल्ड, बहुत बढ़िया, बाई मी, और बस ऐसे क्वेश्चन मान लो ज्यादा होगा, इधर आ रहा नहीं तो यहाँ पे मान लो डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, जैसे वाई डू आई कॉल हिम, मैं उसे क्यों लाता हूँ, आई हमेशा बड़ा बनता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में कहीं भी है, किनारे कहीं भी है, बड़ा बनेगा। वाई डू आई कॉल हिम, ये वाला वाक्य है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं बेटा, हाँ सबसे पहले इंट्रो उतार लेते हैं, वाई, अब यहाँ पे डू सक्रिया आएगी, इधर पैसिव वाली सक्रिया लगाएंगे, तो इस जगह वाई इज, फिर ही, बाद में कॉल्ड, वेरी गुड, बाई मी, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है, कितना आसान है। अब ऐसे मैं लिखूंगा, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। या मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको भिजवाऊंगा यहाँ पे बनाया के, ठीक है, काट दो बेटा, अरे बना शुरू कर दो अब तो। अंश बनाएगा इसका पैसिव वॉइस, राइटिंग अच्छी लिखो, तुम तो मेरी तरह राइटिंग लिखो, मेरी तरह। द रूम, बहुत बढ़िया,
इज आ गया, वेरी गुड। लोग पूछा बेटा एक बार। क्लीन्ड भाई, हिम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा बना लो, दूसरा बना पाओगे आप? सही बनाया आपने। द रूम इज क्लीन्ड बाई हिम, वेरी गुड। इज, वेरी गुड। ओपन कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हीरा बच्चा, आपको आ जाओ, ठीक है।